नमस्कार। आज सुनेंगे राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला के द्वारा लिखी हुई एक कहानी दुलाई वाली। इस कहानी का प्रकाशन सन 1907 ईस्वी में हुआ। इस कहानी में एक मध्यम वर्गीय परिवार की एक साधारण सी घटना का जिक्र है। इसके केंद्र में काशी से लेकर इलाहाबाद तक की रेल यात्रा और उससे जुड़ी हुई कुछ रोचक घटनाओं का वर्णन है। दोस्तों, यूजीसी नेट के कुछ विद्यार्थियों ने इस कहानी को पढ़ने का अनुरोध किया था। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। तो आइए सुनते हैं दुलाई वाली। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गदौलिया की तरफ आ रहा था। हाथ में मैली सी तौलिया से लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां और सूंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बज रहे थे। गदौलिया के बाईं तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी था। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहते हुए एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता, जरा जाकर अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता चली गई। कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझला कर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम होता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आरे से अपनी नई बहू को भी साथ ले जा रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही चलने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसीलिए तो मैं झटपट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है? कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद घंटे भर में खा पी कर चले चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात तो है। नवल चाहे जो न करावे, क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर उनके ही साथ जाओगे। मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्ठा राह में अच्छी लगती है। उनकी हंसी मुझे फूटे आंख नहीं भाती। एक रोज चौके में बैठी पूड़ियां काढ़ रही थी कि इतने में न जाने कहां से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, देख तुम्हारी बहू पूड़ियां खा रही हैं। मैं तो शर्म के मारे मर सी गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वह बोली, खाने दो, खाने पहनने ही तो आई हैं। पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूं, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई और सावन आषाढ़ की झड़ी लग गई। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले, साली और सास के सिवाय और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में नाते से मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की को विदा करने की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज में माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आ गया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं थी कि 2-2 4-4 नौकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवाय और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे?
एक कहारिन है सो भी इस समय नहीं है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वह हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप ही कहने लगे। मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूं, नजदीक ही तो है। वंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूं। जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक होती नहीं। क्यों, एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी कर लूंगा, उसमें सब तरह से आराम रहता है। पर जब गाड़ी वालों ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब वंशीधर ने मन ही मन कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। वंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देई बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक वंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता सा उठे। इक्के वाले से कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कुछ जरूरी चीज भूल गए? नहीं, एक देशी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहनाए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वह बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे 2-4 सुनाए बिना रहेंगे नहीं। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपये की बर्बादी की जाए। देशी चीज लेने में भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा भवें टेढ़ी करके बोली, हाँ, धोती तो धोती है, पहनने से काम, यह क्या बुरी है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। वंशीधर एक कुली लेकर चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। वंशीधर फिर कर बोले, अगर 1.5 दर्जे का ही टिकट ले लूं तो? इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए वंशीधर आगे बढ़े। यथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। वहां पर पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखाई पड़ा। मुसाफिर अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिरी तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डब्बे में देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप ही खिजा उठे और सोचने लगे, मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, आप जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। वंशीधर झट गए और जानकी को लेकर जनानी गाड़ी में बिठा दिया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 1.5 का था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ता से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे, उनके सब कमरों में मिलाकर कुल 10 ही 12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। मिर्ज़ापुर ने पेट राम ने शिकायत शुरू की। उन्होंने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देर है। चलने की झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोमचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठकर उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुधाई। सोचा कि पहले पूछ लें, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं। वह रेल पर खाना पसंद नहीं करती।
पूछने पर वही बात हुई। तब वंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वह चाहते तो वे इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कुछ कम हो गई थी। पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। वंशीधर अपने कमरे में बैठा तो दो एक मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे वह तीसरे दर्जे के योग्य ही जान पड़ते थे। कोई अधिक सभ्य थे तो वह वंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाली जगह में एक भले घर की स्त्री बैठी हुई थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अकचका कर थोड़ा सा मुंह खोले जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े रहे। जब तक स्टेशन दिखाई दिया तब तक वह बाहर देखती ही रही। फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीणा स्त्रियां भी थीं। एक जो उनके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नहीं आइलन, देखो रोवल करथिन। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठल होई हैं। पहली, दूर बो रही, ये जनानी गाड़ी थोड़े है। दूसरी, तव हो भलू तो कहू, कह दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौने गांव उतरबू बेटा, मिर्जापुरा चढ़ी हऊ ना। इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन न सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछिला न, कहाँ उतरबू हो, इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन से गांव ही गोइया। पहली, अरे नहीं जान ल, पयाग जी जहाँ मकर नहाए जाला। दूसरी, भला पयाग जी काहे न जानित, ले कहे के नहीं, तोरे पंच के धर्म से 4 दई नहाए चुकी है। ऐसो हो सोमवारी और ग्रहण लगा रहा तो उन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली और मोरे संग रही। तो कौन स्टेशनिया पर ओकर मलिकवा उतरे और गड़िया खुली। अब भैया ऊ गला फाड़ फाड़ नरियाए, ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर। भला गड़िया दही नाती काहे के खड़ी हुई। इसी बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने स्त्री पुरुष थे एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगे। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर दुख भी प्रकट करते जाते थे। तीसरी बोली, हम तो इनके संग के आदमी के देखबो न किया गोइया। चौथी, हम देखे रहली हो, मजेक टोपी देहले रहले इनको। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते वंशीधर ऊब उठे। तब वह उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और वे दूसरी गाड़ी से पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूं, मेरे संग भी स्त्री है। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी आने तक मैं भी स्टेशन पर ही ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक्यधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। नाही भैया, हम पंचे काहे के काहू से कुछ कहें। अरे एक के एक न करत बाए तो दुनिया चलत कैसे बाए। इत्यादि ज्ञान गत्था होने लगी। कोई कोई उस बेचारी को सहारा मिलते देखकर खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं आपसे नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने भी मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछली सीट में केवल एक स्त्री जो फारसीसी छींट की दुलाई ओढ़े बैठी थी कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर ताक देती थी और सामना हो जाने पर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है। देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है,
पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार से कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। का भैया, जो केहू बिना टिकट के आवत होई तो ओकर का सजा होला। अरे ओका ई नहीं चाहत रहा कि मेहरुआ के तो बिठा देनिन और अपुन तउन टिकस ले के चल देनिन। किसी किसी आदमी ने यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इनके जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी, कुछ हमरो साझा। उसकी बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना नहीं रहता। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा, उनको भी अपने संग उतार लो। फिर इस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने चले। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर वंशीधर न माने। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। वंशीधर के जाते ही बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया है। अब तो वंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे, यह सब कहाँ गई? यह कहकर चारों तरफ देखने लगे। कहीं पता नहीं। इस पर वंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद एक दूसरी आफत में फंसते चले जा रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है? इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे, यह क्या? तो यह सब तुम्हारी करतूत है। अब मैं समझा, कैसा गजब किया तुमने। ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वो लोग गए कहाँ? वे लोग तो पाल की गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुनूंगा तब चलूंगा। हाँ, तो ये कहो कि तुम मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं 1.5 दर्जे के ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में तुम पेट के धंधे में लगे थे। मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने मुझे न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख लें करते करते यहाँ तक नौबत आ पहुंची। अच्छा, अब चलो, जो हुआ उसे माफ करो। यह सुनकर वंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे गुणवान के संग पहली ही बार रेल से जा रही थी, बहुत तंग हुई। तुमने उसे नाहक रुलाया, वह बहुत डर गई। नहीं जी, डर किस बात का, हम तुम दोनों गाड़ी में थे ना। हाँ, पर यदि स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की दुलाई की बिसाथी कितनी है। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र वधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है कि हंसी हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए ना तो इन्हें दया ना आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करना ना भूलें, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें
ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।